गर्मी में बहू की आसमान वाली ठंडी रसोई। कितना सुहावना मौसम हो रहा है और आसमान के नीचे बैठकर खाना बनाना है तो सबसे अच्छा लगता है। चलो बस अब जल्दी से खाना बनने वाला है। इस तरह प्रीति अपने मायके के खुले आसमान के नीचे रसोई में खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। इतना सारा दहेज का इंतजाम करना तो हमारे बिल्कुल बस की बात ही नहीं है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे और क्या करें। इतना ज्यादा दहेज तो हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह तो हमारी बेटी का रिश्ता करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वहां पर प्रीति खाना लेकर आती है और उसने ये बात सुन ली थी, जिसे सुनकर वो कहती है। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों हमेशा इस तरह परेशान रहते हो? जो होना होगा वो हो जाएगा। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप सब खाना खाइए। देखिए मैंने आपके लिए पसंदीदा आलू की भुजिया बनाई है। ठीक है बेटा, तू कहती है तो बाकी सबकी चिंता छोड़ देते हैं। इस तरह सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने केबिन में थोड़ी देर फोन में जब रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है। बाप रे, एक पति ने पत्नी को मार दिया और एक पत्नी ने अपने पति को छोड़कर एलुमनी लेकर भी उसे मार दिया। आजकल आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में कलयुग आ गया है। आजकल किसी के ऊपर कुछ विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो इन शादी और बाकी सब झंझटों से बहुत डर लगने लगा है। उसके बाद रोहन ऑफिस का काम करता है और घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद उसकी मम्मी उसे एक लड़की की फोटो दिखाती हैं। देख बेटा, तुझे ये लड़की कैसी लगी? क्या मम्मी, ऑफिस से अभी आया ही हूँ और आते ही बस लड़कियों की फोटो दिखाने लग जाती हो। अरे तो और क्या करूं? तू शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले कहता था पढ़ाई करनी है, कोई अच्छा फ्यूचर बनाना है, फिर जॉब लग गई तो अब पता नहीं क्या हो गया है। अब भी शादी करने से इनकार करता है। मैं शादी करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी लड़की होनी चाहिए जो घर बसा दे, ना कि मुझे परलोक पहुंचा दे। फिर से वही फालतू की बातें। अरे जरूरी नहीं जो दुनिया में बाकी सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो। ठीक है मम्मी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रात को सबके सोने की तैयारी कर रही थी और सब रात को छत पर कूलर लगाकर और वहां पर बिस्तर बिछाकर एक साथ सो रहे थे। प्रीति आराम से वहां पर लेट जाती है और खुले आसमान को निहारने लगती है। वहां पर तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, खुले आसमान के नीचे लेटकर सारी चिंताएं विलुप्त हो जाती है। आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। अब अगले दिन सुबह प्रीति उठकर सबसे पहले अपने खुले रसोई की साफ सफाई करती है। ये काम करने के बाद प्रीति अपने खुले आसमान के नीचे वाली रसोई में काम करने लगती है। तभी उनकी पड़ोसन वहां पर आती है। हम्म तुम एकदम खुला आसमान के नीचे बैठकर खाना बनाती हो और तुम्हारे खाने की खुशबू इतनी दूर तक जाती है कि मुंह में पानी आ जाता है। कोई बात नहीं, जब खाने का मन करे तो आ जाया करो। कोई बात नहीं, अभी तुम क्या मुझे अपनी खुली आसमान वाली ठंडी रसोई से थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के दे सकती हो? वाह, मेरी रसोई का क्या नाम रखा है तुमने? सची तो कहा है, आंगन में एकदम खुले आसमान के नीचे कितनी अच्छी रसोई बनाई है और इतने सारे पौधे हैं तुम्हारे पास। इस रसोई में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अंदर वाली रसोई में तो पसीने से लथपथ हो जाते हैं हम। इस तरह नेहा प्रीति की खुले आसमान वाली रसोई की तारीफ कर रही थी और प्रीति उसे थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़कर दे देती है। उसके बाद प्रीति सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर बाहर आंगन में बैठकर ही बर्तन साफ कर रही थी। ऊपर देखो जरा, आसमान में कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चलो जी, सही है, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अब बस अपनी थोड़ी सी रसोई की सेटिंग कर लेती हूँ। प्रीति ने मिट्टी के डबल चूल्हे बना रखे थे और वहीं पर लकड़ी का एक पुराना सा कैबिनेट रखा था, जिसमें वो सारे बर्तन और मसाले के डब्बे रखती थी। उसने उनके पीछे एक घास की दीवार तैयार करके खड़ी रखी थी और बाकी पूरी रसोई खुली छोड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में आज संडे था और उनके घर पंडित जी आए थे। देख के लड़की कितनी सुंदर और सुशील है, काफी पढ़ी लिखी हुई है। पंडित जी, आप क्या इसके घर वालों को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं? क्या आप इस लड़की की गारंटी लेते हैं? बेटा देखो, आजकल के जमाने में तो कोई अपनी भी गारंटी नहीं ले सकता, तो मैं इस लड़की की गारंटी कैसे ले सकता हूँ भला? तो ठीक है, फिर मुझे इससे शादी नहीं करनी। जब तक कोई ऐसी लड़की नहीं आती जिसकी कोई गारंटी ले, तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या पता कल को क्या हो जाए। हे भगवान, ये लड़का तो मुझे एकदम पागल करके मानेगा। अगर ऐसा ही है तो ठीक है। मेरे पास एक लड़की है जिसकी मैं पूरे तरीके से गारंटी ले सकता हूँ। मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ और वो लड़की बहुत सुशील और बहुत अच्छी है। लेकिन क्या पंडित जी? वो लड़की एक गरीब परिवार से आती है और वो सिर्फ 12वीं पास है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और न ही ज्यादा दहेज दे सकते हैं। अगर कहो तो मैं बात कर सकता हूँ और ये उसकी तस्वीर है।
पंडित जी रोहन को प्रीति की तस्वीर दिखाते हैं और रोहन को प्रीति पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। अगर आप कहते हैं कि वो लड़की सच में सुंदर और सुशील है और उसकी गारंटी लेते हैं तो मुझे शादी करने से कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, हम आज ही जाकर उनके घर पर इस बारे में बात करेंगे। पंडित जी चले जाते हैं और लेकिन उनके जाने के बाद शांति थोड़ा सा भड़की हुई है। पता नहीं कैसी औलाद मिल गई है मुझे। ऐसे कौन से फूटे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी औलाद मिल गई। अरे इतने अच्छे अच्छे और ऊंचे खानदान के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नहीं, सब ठुकरा दिए एक मामूली सी लड़की के लिए। पता नहीं क्या पसंद किया है इसने। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं शादी के लिए अभी मना कर देता हूँ। फिर मुझे ना इससे और ना किसी और से शादी करनी है। नहीं नहीं, रहने दे। तू कुछ पसंद किया होगा तो सोच समझ कर ही क्या होगा। और फिर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और इस बात पर रोहन की बहन निधि हंसते हुए कहती है, आप भी भैया कमाल करती हो। कमाल तो करना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी ये सारी बात जाकर प्रीति के घर वालों को बता देते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा संदेह होता है। ऐसा क्या कारण था कि इतना अच्छा लड़का और वो लोग दहेज भी नहीं चाहते, हमारी बेटी से शादी करने के लिए राजी हो गए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना पंडित जी? बिल्कुल नहीं, उन्हें बस गारंटी चाहिए कि लड़की बहुत अच्छी हो, तो बस इसीलिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति बाहर सो रही थी। यार मौसम तो बड़ा खराब नजर आ रहा है। बस खाना बनाने के समय तक मौसम ठीक रहना चाहिए, वरना मुझे अंदर खाना बनाना पड़ेगा और अंदर तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि प्रीति को अपनी आसमान वाली रसोई से इतना प्यार जो था, तो इस तरह रोहन और प्रीति का रिश्ता फिक्स हो जाता है और कुछ समय बाद सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी तय कर दी जाती है। गाड़ी में बैठकर प्रीति अपने मायके से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और जैसे ही गाड़ी एक ऊंची बिल्डिंग के नीचे आकर रुकती है और प्रीति गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग के ऊपर देखती है तो अरे दैया, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, एकदम आसमान को छू रही है। ये तो बहुत ही ऊंचाई पर है। क्या इसी में मेरा ससुराल है? सब अंदर जाते हैं और सबके साथ वो लिफ्ट के अंदर जाती है, लेकिन प्रीति को लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता था। हे भगवान, मुझे बचा लेना, मुझे लिफ्ट में बहुत ज्यादा डर लगता है। बस जल्दी से ऊपर पहुंच जाए। नहीं नहीं, मेरा मतलब सबसे ऊपर नहीं, ऊपर वाले घर पर पहुंच जाए। इस तरह प्रीति ने लिफ्ट में आंख बंद कर ली थी और थोड़ी देर बाद में सब ऊपर आ जाते हैं और लिफ्ट में उसका सिर घूम गया था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो रही थी। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मुझे लिफ्ट की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सर घूम रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी पहले आदत नहीं थी। ये पूरी 20 माले की बिल्डिंग है और हम 19वें माले पर रहते हैं। हमें भी शुरुआत में आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब आदत पड़ जाती है। अभी तुम रेस्ट करो। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह प्रीति की जब पहली रसोई थी और वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वहां पर गैस और सिलेंडर देखकर उसकी और हालत टाइट हो जाती है। अरे बाप रे, क्या करूं? एक तो मुझे गैस सिलेंडर वाला चूल्हा चलाना नहीं आता और ऊपर से मुझे इस पर खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब क्या करूं? बहुत देर हो गई थी और शांति ने सोचा क्यों न एक बार रसोई में जाकर देख लिया जाए, इसलिए वो रसोई में देखने आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, अब तक ऐसे रसोई में भूत बनकर खड़ी क्या है और गैस सिलेंडर को ऐसे क्या नहीं आ रही हो? मम्मी जी, मुझे गैस सिलेंडर चलाना नहीं आता। मैंने आज से पहले कभी इस पर खाना नहीं बनाया। क्या यहाँ पर मिट्टी वाला चूल्हा नहीं है? अरे कैसी है पागल, मेरा मतलब कैसी बातें कर रही है? ये शहर है, यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं होता, इसी पर खाना बनाना होता है। देख, मैं तुझे चलाना सिखाती हूँ। उसके बाद शांति प्रीति को चूल्हा जलाकर दिखाती है और गैस ऑन कर देती है। अब ठीक है ना? चल अब जल्दी से सबके लिए खाना बना कर ले आ। उसके बाद प्रीति बहुत ज्यादा डर रही थी और डरते डरते वो उसके ऊपर खाना बना रही थी। हे भगवान, सच में यहाँ पर तो खाना बनाना बहुत मुश्किल है। अभी तो जैसे जैसे बन रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा? प्रीति ने सबके लिए एक बढ़िया आलू की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी और सबके लिए हलवा बनाया था और जब सबको खाना परोसा जाता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खाना खाकर एकदम मजा आ गया। हाँ भाभी, सच में आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, और मुझे तो मीठा वैसे इतना पसंद नहीं, लेकिन ये हलवा भी बहुत अच्छा बना है। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का है ये शगुन। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म तो हो जाती है, लेकिन अभी उसके लिए बहुत सारी परेशानियां सामने आने वाली थी। घर का थोड़ा बहुत काम करके वो काफी थक गई थी और वो जब अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे में बालकनी पर कांच वाले शीशे लगे हुए थे और उससे बाहर उसे सामने खुला आसमान दिखता है। वाह, हम तो एकदम आसमान में आ गए। ऐसा लग रहा है कि आसमान में ही रह रहे हैं। कितना सुंदर आसमान लग रहा है।
प्रीति आसमान को देखते ही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो सामने जा रही थी और जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोलती है तो उसे ऊपर वाला आसमान तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है तो वो काफी डर जाती है और डर कर वापस कमरे के अंदर आ जाती है। बाल बाल बच गई, अभी वरना यमराज के दर्शन हो जाते। ऊपर का आसमान तो अच्छा होता है लेकिन नीचे एकदम गहरी खाई है। बाप रे, कहाँ ऊपर आसमान में आकर रहने लग गए हम। रात को भी शांति ने खाना बनाने के लिए प्रीति को गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जलाकर दिया था, तब जाकर प्रीति ने खाना बनाया। पता नहीं कैसी बहू पल्ले बन गई है। अगले दिन सुबह प्रीति की नजर जाती है कि बालकनी में 2-3 ईंट रखी थी जिस पर छोटे गमले रखे थे। वो ईंट लेकर रसोई में जाती है और चूल्हा बनाकर उसमें कागज और पौधों की कुछ पुरानी पतली सी डंडी वाली लकड़ी तोड़कर जला रही थी। तभी वहां पर शांति आ जाती है। अरे ये सब क्या कर रही है? मम्मी जी, चूल्हा बना रही हूँ और इसी पर खाना बनाऊंगी आज। शांति जल्दी से बर्तन में पानी लेती है और चूल्हे में आग पर डाल देती है। अरे ऐसी हरकतें कौन करता है, और घर के अंदर भी भला कोई आग जलाता है? मम्मी जी, मैं तो बस चूल्हे की आग जला रही थी खाना बनाने के लिए। हमारे घर में भी तो एक चूल्हा घर के अंदर था और एक घर के बाहर। अरे तो वो गांव है, ये शहर है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और गलती से अभी फायर अलार्म बज जाता ना तो हमारी कंप्लेंट हो जाती और हमें बड़ा फाइन देना पड़ता। अपनी ये हरकतें बंद कर। शांति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने प्रीति को डांट दिया, जिसके बाद प्रीति को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठी थी और अंदर से ही शीशे के थ्रू आसमान को देख रही थी। खुले आसमान के नीचे खाना बनाने में कितना अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से खुला आसमान देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ मेरी आसमान वाली खुली रसोई नहीं है। प्रीति अपने खुले आसमान वाले रसोई को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। ऊपर से उसका यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर न तो वो अच्छे से अपने आसमान को देख पा रही थी और न ही कहीं बाहर जा पाती थी। अगले दिन जब कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है तो वहां जाकर उसको बहुत अच्छा लगता है और वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है और ऊपर से आसमान भी कितना अच्छा है और सुंदर लग रहा है। बड़े दिनों बाद मिली हूँ मैं तुमसे, मेरे प्यारे आसमान। खुला आसमान देखकर एकदम आजादी जैसा एहसास होता है, और जब आसमान नहीं दिखता तो ऐसा लगता है कि एक बंद पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं बस। उसके बाद प्रीति छत पर कपड़े सुखा देती है, लेकिन उसके नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और अचानक से ये सब करना उसके लिए काफी डरावना था। रात को भी जब सोते समय वो करवट बदल रही थी। क्या बात है, मैं हर रोज देखता हूँ तुम रात को ठीक से सो नहीं पाती। क्योंकि मुझे खुले आसमान के नीचे रहने की आदत थी और यहाँ पर सब कुछ एकदम बंद हो गया है। हम रात को भी खुले आसमान के नीचे सोते थे और खुले आसमान को देखकर सोना काफी अच्छा और सुकून भरा लगता था। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए नया है इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा कहकर रोहन तो सो जाता है, लेकिन प्रीति के मन में एक बात आती है। उसे आदत पड़ना नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं कि बस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो जैसे। इस तरह प्रीति को वहां पर परेशानियां हो रही थी और शाम को जब शांति से शॉपिंग करने के लिए बाजार लेकर जा रही थी तब प्रीति को लिफ्ट से भी बहुत डर लग रहा था। अरे लिफ्ट में तुझे क्या परेशानी है, चल। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना कि मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती। अरे लेकिन क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, उसमें मुझे चक्कर आते हैं मम्मी जी। इस बात पर शांति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और उसे लिफ्ट के अंदर ले जाने लगती है, लेकिन प्रीति भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई थी और वो लिफ्ट में जाने से मना कर रही थी। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी लिफ्ट में नहीं जाऊंगी, मैं जीने से आ जाऊंगी। दोनों सास बहू एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे थे और वहीं पर फ्लैट वाले पड़ोसी उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। देखो तो कैसे सास बहू एकदम 5 साल के बच्चों की तरह लड़ रही है। सच में इतनी बुरी तरह तो आजकल के बच्चे भी नहीं लड़ते जितनी ये दोनों कर रही हैं। ऐसा माहौल देखकर शांति प्रीति का हाथ छोड़ देती है। मैं तो चली, आती रही हो आराम से। उसके बाद शांति तो लिफ्ट में आराम से नीचे चली जाती है और प्रीति को सीढ़ियों से नीचे जाने में काफी समय लग जाता है और वो काफी थक भी जाती है। अब मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। मुझे इतनी देर से नीचे खड़ा कर रखा है कि इतनी गर्मी में मैं खुद सूख गई। अब जल्दी चल। उसके बाद दोनों सास बहू शॉपिंग करने जाती हैं और काफी सारा सामान खरीद कर। अभी भी देख ले, अगर तुझे कोई सामान लेना है तो, वरना दोबारा आएगी तो फिर से आज की तरह नाटक करेगी। नहीं मम्मी जी, मैंने सारे सामान खरीद लिया है, बस थोड़ी सी सब्जी और खरीद लेते हैं। उसके बाद दोनों एक सब्जी वाले ठेले के पास जाती हैं और वहां पर ताजी सब्जी खरीद लेती हैं। सारा रसोई का सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं और फिर से शांति तो लिफ्ट में चली जाती है और प्रीति सीढ़ी चढ़ते हुए 19वें माले तक जा रही थी। हे भगवान, सच में कहाँ फंस गई मैं तो। 19वां माला नहीं, ऐसा लग रहा है हिमालय चढ़कर जा रही हूँ।
वहीं दूसरी तरफ शांति भी आग बबूला हो रही थी। कैसी मूर्ख बहू पल्ले पड़ गई है, एकदम पागल है। तो इस तरह प्रीति को ये सब एडजस्ट करने में तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी। मुझे ऐसे रसोई में खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा बड़ी घबराहट और बेचैनी होने लगती है। यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लगती है और मुझे तो इस गैस सिलेंडर में भी डर लगता है। लेकिन प्रीति की मजबूरी थी, उसे उसी रसोई में खाना बनाना पड़ रहा था। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन प्रीति बहुत ज्यादा उदास रहती थी। कल संडे है, कल हम दोनों मॉल में घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ घर में रहकर मैं बोरी हो जाती हूँ। इस तरह प्रीति खुश हो जाती है और अगले दिन वो रोहन के साथ जाती है। लेकिन रोहन लिफ्ट में आता है और प्रीति फिर से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। इतने ऊंचे आसमान वाले घर में रहेंगे तो यही होगा ना मेरे साथ। भगवान, मैं तो थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से प्रीति नीचे आती है और उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर मॉल में जाते हैं। दोनों मॉल के सामने थे और वहां का दरवाजा जैसे ही अपने आप खुल जाता है तो उसे देखकर प्रीति बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे बचाओ, कोई भूत आ गया है। दरवाजा अपने आप ही खुल गया, इस दरवाजे में भूत आ गया है। ए भूत, चला जाए यहाँ से। ये सब देखकर रोहन काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और कुछ लोग प्रीति को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे। तो वो प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जा रहा था। तुम्हें इस तरीके से नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? मैं नौटंकी नहीं कर रही रोहन जी, आपने देखा ना दरवाजा खुद खुला था। पीछे मुड़कर देखो, वो ऑटोमेटिक दरवाजा है, अपने आप खुल जाता है सबके लिए। नई टेक्नोलॉजी है। प्रीति देखती है और उसे एहसास होता है कि ये कोई भूत वगैरह नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले पता नहीं था। इस बात को साइड हटाकर दोनों मॉल में जाते हैं और मूवी देखते हैं और साथ में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और जब वो दोनों अपनी बिल्डिंग के पास वाली जगह पर चल रहे थे तब अचानक से प्रीति को एरोप्लेन की आवाज आती है और वो खुश हो जाती है। अरे वहाँ एयरप्लेन आ रहा है। वो ऊपर देखती है और आसमान में उसे बड़ा सुकून मिलता है और वो एरोप्लेन को भी आते हुए देख रही थी। लेकिन अचानक से वो फिर से डर जाती है। अरे रोहन जी, ये एरोप्लेन तो हमारी बिल्डिंग के पास ही आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बिल्डिंग में टकरा जाए। मम्मी जी, पापा जी और निधि और यश भी ऊपर ही, हमें उन्हें फोन करके नीचे बुला लेना चाहिए, कहीं कुछ हो जाए तो। अब इस बात पर रोहन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे शादी क्यों कर ली। अरे इतना भी भला गंवार कोई कैसे हो सकता है? ऊपर देखो, एरोप्लेन जा चुका है। इतना नीचे एरोप्लेन नहीं उड़ता, वो बस बहुत ऊपर उड़ता है आसमान में। हम बिल्कुल ही आसमान में नहीं रहते। रोहन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और प्रीति उदास होकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आती है। अब रोहन प्रीति से कम बात कर रहा था जब एक दिन यश और निधि इस बात की वजह पूछते हैं। नहीं भैया, मैं मानती हूँ कि भाभी ने ऐसी हरकत की है, लेकिन उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता भी तो नहीं है ना। वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाती है और हम कितने ऊपर रहते हैं। भाभी सब काम करती है, लेकिन भाभी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। और फिर रिश्ता भी तो आपने अपनी मर्जी से ही पसंद किया था ना। हाँ भैया, आपको ही ऐसी लड़की चाहिए थी ना, जो काफी अच्छी हो, ना कि चालाक हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आपको भी भाभी के लिए कुछ करना चाहिए। ये बात रोहन को समझ आती है और अगले दिन वो ऑफिस में अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है और वहां पर भी उसे वही जवाब मिलता है। अरे मेरे दोस्त, हमारी पत्नी हमारे लिए कितना कुछ करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, तो हमें भी उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। इतनी ऊंचाई पर रहना सच में बहुत मुश्किल होता है। तुम मेरी सोसाइटी में घर क्यों नहीं ले लेते? वहां पर तुम्हें आंगन के साथ घर मिलेगा और बढ़िया पहाड़ों में भी मिलेगा। रोहन पवन के साथ घर देखने जाता है और उसे वहां पर वो घर बहुत अच्छा लगता है। अब वो उस घर को ही रेंट पर ले लेता है और वहां फ्लैट से सब लोग घर खाली कर लेते हैं। सारा सामान टेम्पो में डाला जाता है। बाकी सब तो लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं, लेकिन प्रीति सीढ़ियों से ही नीचे आ रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाने की। कोई बात नहीं भाग्यवान, कभी कभी जिंदगी में कुछ बदलाव भी करने चाहिए। इस तरह सब एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां आने के बाद प्रीति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रोहन जब प्रीति के घर गया था तो उसने उसकी आंगन वाली रसोई देखी थी, इसलिए वो बिल्कुल वैसा ही सेटअप तैयार करता है और उसने उसके लिए डबल मिट्टी का चूल्हा मंगवा दिया था और वहां पर एक सुंदर सी लकड़ी की अलमारी रखवा दी थी, जिसमें वो सारे बर्तन और मिर्च मसाले के डिब्बे रख सकती थी। एकदम आसमान के नीचे खुली रसोई का सेटअप रोहन ने प्रीति के लिए करवा दिया था, जिसे देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। ये सब आपने कैसे किया? और मतलब आपको ऐसे आइडिया कैसे आया? मैंने अक्सर नींद में तुम्हें बड़बड़ाते हुए देखा और तुम हमेशा गैस और सिलेंडर की बात करती थी। तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरती थी। फिर मुझे तुम्हारे मायके की बात याद आई कि कैसे आंगन में तुम्हारी रसोई थी, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसे ही सेटअप तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया।
दरअसल हमारे गांव में पहले हर कोई चूल्हा इस्तेमाल करता था और एक घर में गैस सिलेंडर आया था, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया था और मालकिन पूरी तरह से जल गई थी और आज तक भी वो बुरी तरह हालत में है। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और खुले आसमान के नीचे ही रहने की मुझे आदत है। जब खाना बनाते हुए खुला आसमान नहीं दिखता था तो लगता था पिंजरे में बंद हो और जैसे मानो दुनिया ही रुक गई हो। प्रीति की बातें सुनकर और उसकी खुशी देखकर रोहन को आज एहसास होता है कि उसने ये सही फैसला किया। आज बहुत समय बाद प्रीति अब पहली बार अपने ससुराल में खुले आसमान के नीचे अपनी रसोई में खाना बनाती है और वो आज इतनी खुश थी कि इतने प्यार से खाना बनाया कि सभी को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। बेटा, सच कहूं तो बुरा मत मानना, तुम खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन आज जो खाना बनाया है ना, उसकी तो बात ही एकदम अलग और निराली है। आज से पहले मैंने तुम्हारे हाथ का ही इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी नहीं खाया था। सच कहूँ तो आज का खाना मुझे भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भाभी, आपने ऐसा कौन सा नया जादू कर दिया जो आपने खाने में जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? आज भाभी बहुत खुश हैं और उन्होंने बहुत खुशी से खाना बनाया है और जब हम मन लगाकर कोई काम करते हैं तो वो अच्छा होता ही है। शाबाश, यश ने एकदम सही जवाब दिया। इस तरह सब खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो प्रीति थी। आखिर उसे उसकी फिर से खुले आसमान वाली रसोई जो मिल गई थी। अब अगले दिन वो अपनी रसोई में कुछ बदलाव करना चाहती थी, इसलिए उसने 4 लकड़ी के डंडे तैयार करके उन्हें खड़ा करके दीवार बनाने के लिए तैयारी शुरू की। और वहीं पर एक पड़ोसन थी, प्रीति उसके पास जाती है। यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर हमें घास मिल जाएगी, शाम को मेरे साथ चलना, मुझे भी घास की जरूरत है, हम दोनों साथ में लेकर आएंगे। ठीक है दीदी, हम दोनों शाम को चलेंगे। शाम को प्रीति संगीता के साथ जाती है और वहां पर थोड़ी दूरी पर उन्हें खेत में सूखी घास मिल जाती है। दोनों घास को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद सिर पर रखकर घर ले आती हैं। घास को घर लाने के बाद शांति काफी हैरान हो जाती है। अरे ये इतनी सारी घास क्यों लेकर आ गई है, आखिर इसका क्या करेगी? मम्मी जी बस आप देखते जाइए। अब जिस तरफ से धूप आ रही थी, प्रीति ने उसी तरफ ही घास की दीवार को तैयार कर दिया था। बाकी 2 जगहों से उसने रसोई को खुला छोड़ दिया था ताकि रसोई एकदम ठंडी रहे और हवा पास होती रहे। शाम को जब रोहन आता है और ऐसा करने का कारण पूछता है, क्योंकि कई बार मौसम बहुत गर्म हो जाता है और गर्मी होती है तो इसलिए दीवार तैयार कर ली हूँ ताकि धूप न लगे, और खुला इसलिए छोड़ा है ताकि हवा भी लगती रहे और रसोई ठंडी रहे। तो तुमने घास की दीवार बनाने का कष्ट क्यों किया? मैं एक पक्की दीवार बनवा देता। इसका भी एक फायदा है कि जब मैं घास की दीवार को गीला करूंगी और जब गर्म हवा उसे छूकर अंदर आएगी तो वो एकदम ठंडी होकर आएगी। रोहन को यह आइडिया बहुत ही अच्छा और शानदार लगता है, इसलिए वो अगले दिन एक टेबल फैन मंगवाता है और उसे घास की दीवार के पीछे रखकर अंदर से घास की दीवार को गीला करता है और फैन चला देता है। रसोई के अंदर प्रीति खाना बना रही थी और अचानक से ठंडी हवा का झोंका जब उसे लगता है तो अरे ये ठंडी हवा कहाँ से आ गई? उसके बाद रोहन अंदर आता है और प्रीति को यह बताता है, मुझे पता है कि अगर अंदर डायरेक्ट पंखा लगेगा तो पसीने में ठंडी हवा लगने से तबीयत खराब होने का खतरा होता है, इसलिए बाहर पंखा लगा दिया और थोड़ी थोड़ी हवा अंदर आती रहेगी तो यहाँ और ज्यादा ठंडक रहेगी। इस तरह अब रोहन भी प्रीति की मदद करता है और उसकी सारी बात को समझता है। लेकिन अब घर में हर कोई जब चूल्हे का खाना खा रहा था तो सबको बहुत अच्छा लगता था। सच कहूँ तो अब मुझे ज्यादा खुशी होती है और ये खाना मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम जिस तरीके से चूल्हे की राख में सब्जी को दबाकर उसे अलग तरीके से बनाती हो, खाकर एकदम मजा आ जाता है। चूल्हे पर इसी तरीके से अलग अलग तरीके की सब्जी बनाई जाती है मम्मी जी, इससे सब्जी का टेस्ट एकदम बदल जाता है। इस तरह अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और यहाँ पर आने के बाद शांति को भी एक फायदा हुआ था कि यहाँ पर उसकी कुछ सहेलियां बन गई थी। वो अपनी पड़ोसन के साथ जब चबूतरे पर बैठकर बात करती थी। सच कहूँ तो वहाँ पर फ्लैट में भी कोई भी किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम लोग थे जो बात करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। अरे यहाँ पर तो सब एक बराबर होते हैं और अब तो तुम भी हमारी एकदम पक्की वाली सहेली बन गई हो। हाँ, अच्छा है कि आप यहाँ गए, यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग सब एकदम रंगीन हैं। लेकिन सच कहूँ तो आपकी बहू ने जो खुले आसमान वाली ठंडी रसोई बनाई है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मैं एक दिन उसकी रसोई में गई थी और वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं थी। उसे खुले आसमान के नीचे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए उस रसोई को ठंडा करने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। प्रीति ने अपनी आसमान वाली रसोई को ठंडा करने के लिए वहां पर बहुत सारे पौधे भी लगा दिए थे। मेरे प्यारे पौधे कितने अच्छे लग रहे हो। मैंने इसमें पालक, कड़ी पत्ता और सब कुछ लगा रखा है और इन्हें सब तरफ लगाने से रसोई भी काफी ठंडी लगेगी। तभी प्रीति की पड़ोसन संगीता वहां आती है और उसकी आसमान वाली ठंडी रसोई देखकर काफी इंप्रेस होती है।
तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी होती जा रही है। काफी अच्छे तरीके से तुमने अपनी ठंडी रसोई को तैयार किया है। मेरे मायके में भी ऐसी रसोई थी और इसलिए मुझे ऐसी रसोई में ही काम करने की आदत है। लेकिन एक दिन वहां पर तेज बारिश आती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सब चीजों को ढक देती है और अब वो वहां पर खाना नहीं बना पा रही थी, इसलिए वो उदास हो जाती है। अभी बारिश हो रही है, मैं अभी खाना नहीं बना पाऊंगी यहाँ पर। देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऊपर छत को भी कवर कर देते हैं। अगर हम छत को कवर कर देंगे तो फिर क्या फायदा? फिर तो अंदर वाली रसोई ही अच्छी है। फिर मैं खाना बनाते हुए जब मन करे तो आसमान को देख नहीं पाऊंगी और फिर इस तरह खुली रसोई भी नहीं रह पाएगी। फिर से वो बंद रसोई हो जाएगी और फिर गर्मी लगेगी और फिर वो आसमान वाली ठंडी रसोई भी नहीं बचेगी। रोहन इस बात पर विचार करता है और किसी को कॉल करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ये काम कल तक हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन दो आदमी घर पर आते हैं और क्योंकि पहले से ही वहां पर 4 लकड़ी के डंडे को खड़ा करके 2 दीवार तैयार कर रखी थी, तो इसलिए ऊपर छत तैयार करना काफी आसान हो जाता है। जो पहले से एक घास की दीवार तैयार कर रखी थी, उसके साइड में एक और लोहे की दीवार खड़ी करके उसके ऊपर शटर वाली दीवार तैयार कर दी जाती है। आपका सारा काम हो गया सर, ये इसका रिमोट है। और जब शाम को प्रीति आंगन में आती है और देखती है कि उसकी रसोई पर छत को कवर कर दिया गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने आपको ऐसा करने से मना किया था ना। अब ये आसमान वाली ठंडी रसोई नहीं रहेगी, अब फिर से ये गर्म हो जाएगी। पहली बार प्रीति को इतना गुस्सा देखकर रोहन हंसता है और एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो छत अपने आप खुल जाती है। ये देखकर प्रीति काफी हैरान हो जाती है और काफी खुश भी हो जाती है। देखा ना, मैंने ये करवाया है। जब भी बारिश होगी तो तुम इस दीवार को कवर कर सकती हो और तुम्हें पता है ये दीवार एकदम ट्रांसपेरेंट है। जब बारिश की बूंदें छत पर गिरेंगी और तुम ऊपर देखोगी तो तुम्हें तब भी आसमान दिखेगा। जब प्रीति रसोई के अंदर खड़े होकर देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है कि कांच की छत, जिसे वो कभी भी मन चाहे तो बटन दबाकर खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी देखकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया और इतना सोचा। मुझे नहीं पता था कि मेरी आसमान वाली ठंडी रसोई कभी इतनी अच्छी हो जाएगी। रोहन ने प्रीति की खुशी के लिए इतना किया और जहां मायके में पहले उसकी जुगाड़ से आसमान वाली ठंडी रसोई तैयार की, लेकिन अब उसकी रसोई में सब सामान बहुत अच्छा था। वो उसमें आज सबके लिए पकौड़े बना रही थी। खाना बनाते हुए खुले आसमान को देखने कितना अच्छा लगता है। और आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। तभी मौसम भी खराब हो जाता है और जो ठंडी हवा का रुख बारिश में बदल जाता है। हल्की सी बूंद गिरती है तो प्रीति जल्दी से छत को कवर कर देती है और कांच वाली छत से आसमान को देखकर कहती है, ए बारिश, अब तो तुझे मेरी आसमान वाली ठंडी रसोई में काम करने से रोक नहीं सकती। अब मैं खुले आसमान और बारिश दोनों को अपनी रसोई से देख सकती हूँ और वो भी आसमान की तरफ। इतने सुंदर नज़ारे को देखकर खाना बनाने का मज़ा ही अलग है। इस तरह प्रीति बहुत खुश हो जाती है और पकौड़े बनाकर लाती है और सबको भी वहाँ बहुत अच्छा लगता है और शांति कहती है, सच कहूँ तो बेटा, यहाँ आकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद मैं रोज़ टहलाती हूँ, मेरा शरीर भी काफ़ी अच्छा रहने लगा है। यहाँ आकर हमने सच में बहुत अच्छा किया है। हाँ मम्मी, आप ही यहाँ आने से मना करी थी, लेकिन देखा यहाँ आकर सबसे ज़्यादा खुश आप ही हैं। हमें ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ हमें सच में खुशी मिले, ना कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करना पड़े। वैसे ये सब भाभी की वजह से हुआ है। इस तरह सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब प्रीति भी काफी खुश थी। अपनी आसमान वाली ठंडी रसोई में खाना बनाकर वो अक्सर बहुत खुश होती थी और खाना बनाने को भी एंजॉय करती थी।